respected director sir, आप भी यहाँ पे हैं, and our all honorable teachers are here. So let's start this topic which related is that जो भी 1 जुलाई 2024 ये एक दिन नहीं था, ये एक स्पेशल दिन था हमारी भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था के लिए, जिस दिन हमने अपने सारे पुराने क्रिमिनल प्रोसीडिंग से जुड़े हुए और क्रिमिनल ऑफेंसेस को जो प्रमाणित करते थे वो सारे एक्टों से जुड़े हुए सारे एक्टों को जो हमने अब तक कई लंबे समय से हमारे प्रोसीडिंग में थे उनको रिपील किया और हमने 3 नए एक्ट पास किए, बीएनएस और साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो चीजें हुई और इस टॉपिक का जो मुद्दा है, क्या ये जो चीजें हुई और ये बदलाव का सच में एक सकारात्मक केंद्र रहा या फिर जस्ट एक टूटी हुई दीवार पर बार बार पुत्ती पोतने जैसा है कि ताकि वो हमेशा अपना पपड़ी बनाकर निकलता रहे? क्या इसमें कुछ नए चेंजेस हुए? हम बात कर रहे हैं क्राइम की। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जो क्राइम को यहाँ पे डिफाइनेशन किया गया है, आप इसको जरा गौर करो, इस पे जरा रिसर्च करो। ये क्राइम किसको क्राइम दिया जा रहा है? पूरी की पूरी जो गाथा इस पे क्राइम प्रोसीड्यूर में की गई है, उसमें एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, इस लोकतंत्र के सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ज्यादा पिसाई होता है। आप जाके कोर्ट्स में देखो और कोर्ट्स में जाके पूछो कि जिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग सिस्टम से, जिन एक्ट के द्वारा हम लोग का फैसला हो रहा है, क्या दे ऑल पीपल्स आर सेटिस्फाइड विद जजमेंट? क्या वो लोग सेटिस्फाइड हैं? डिले जस्टिस इज नॉट अ जस्टिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे जस्टिस सिस्टम का। आप कहीं भी कोर्ट में सर्वे करो, मैं आपके सामने कुछ डेटा और कुछ सर्वे भी रखना चाहूंगा, क्योंकि कोई बात तब तक पूरी नहीं होती है जब तक वो डेटा, फैक्ट्स और सर्वेस के साथ ना रखी जाए। एक मकान बिना मजबूत पिलर के कभी भी नहीं टिक सकता है। तो कुछ डेटा और सर्वेस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे हमारी आंखें खुलेंगी कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ये जो एक्ट्स जिनसे हम अपनी पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, कि वास्तव में ऑन ग्राउंड लेवल पर सही है या गलत। तो पहले मैं बात करूंगा जेल वायलेशन वाली, कि क्रिमिनलिटी जेल वायलेशन का एक सर्वे हुआ था और ये अमेरिकन एजेंसी ने करवाया था हर कंट्री को। उसमें इंडिया ने 62 रैंक पाया और डिले इन जस्टिस सिस्टम में, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उसमें इंडिया का रैंक 73 था। और सबसे बेकार क्राइम के बढ़ते हुए रेट्स में इंडिया का, अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूं तो आज हम लोग सेकंड पोजीशन पे रेस्ट कर रहे हैं। बट वी डोंट हैव अ स्पेशल एंगेजमेंट, स्पेशल रिसोर्सेज टू स्टॉप दो साइबर क्राइम्स। आप पढ़िए हमारे नए साइबर क्राइम्स के जितने भी अभी ये क्रिमिनलिटी के आए हैं, कि साइबर क्राइम में क्रिमिनलिटी नहीं होता है। क्या किसी माँ ने जब बहुत मेहनत से अपनी बेटी के दहेज के लिए जो पैसे रखे हों, उस पैसे को साइबर फ्रॉड वाला उड़ाया जाए, क्या ये क्राइम नहीं है? इट इज नॉट अ हीनियस क्राइम, जस्ट ओनली सम रेप एंड मर्डर एंड दैट इज ऑलवेज इंक्लूडिंग एज अ हीनियस क्राइम। इज दैट नॉट अ हीनियस क्राइम? क्या कोई अपने पिता के, बीमार पिता के लिए, कैंसर के इलाज के लिए पैसे रखता है और उसको साइबर फ्रॉड द्वारा उड़ा दिया जाता है? क्या ये हीनियस क्राइम नहीं था? That all are being a part of heinous crime, but हम कभी इस पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे ये जो प्रोसीड्यूर्स बनाए गए हैं, इन प्रोसीड्यूर्स के अंदर वो ठोसपन नहीं है। आप रिसर्च करके देखें। दूसरा चीज मैं बात करना चाहूंगा, आप नोटिस कीजिएगा, आप रिसर्च कीजिएगा, ये जो आखिर का बीएनएस आया है, इट इज डायरेक्टली ए डेमोक्रेटिक कंट्री कन्वर्ट इनटू अ पुलिसिंग स्टेट। मैं साफ, स्पष्ट और सही शब्दों में कह रहा हूं। अगर एक जगह किसी चीज का विरोध दिया गया तो अगले जगह एक्सेप्शन दे दिया गया है। आप देखेंगे इस न्यू बीएनएस में पुलिसिंग स्टेटिंग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस दे दिए गए हैं जिसके अंदर अगर पुलिस चाहे तो किसी को भी इंटेक्ट क्रिमिनल बना सकती है। इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया जिसमें सुपरिटेंडेंट हैव अ सिमिलर पावर टू इंपोज एनीवन एज अ टेररिज्म एक्ट। सुपरिटेंडेंट को पावर दे दी गई है कि वो किसी को भी क्रिमिनल बना सकता है, किसी पे भी क्रिमिनलिटी को एक्टिवेट कर सकता है। और अब लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो झूठ है, ऐसा नहीं है, हमारे प्रोसीड्यूर तो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। अगर ये झूठ होता तो रामकिशन महतो जैसे बिहार का वो व्यक्ति 84 साल जेल नहीं काटता। इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 84 इयर्स से तूने फॉल्स जेल काटी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट का शिकार हुआ, और इसको क्रिमिनलिटी की प्रोसीडिंग हुई कैसे? हमारे प्यारे इन्हीं एक्ट्स के द्वारा ये पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई। ऐसे बहुत सारे हुए, बहुत सारी चीजें हुई जिसमें पुलिस द्वारा फेक एनकाउंटर्स होते हैं। और अभी रिसेंट में रत्नेश वर्मा वाला जो केस हुआ था मुरादाबाद में, पुलिस ने 2
एलएलबी के छात्रों की मैं बात कर रहा हूं, मैंने ये डेटा स्पेशल एलएलबी के छात्रों के लिए निकाला, 2 एलएलबी के छात्रों को फेक एनकाउंटर हुआ, एंड ये फेक एनकाउंटर फाइलों में तब जाता अगर कोई वकील उसे पीआईएल द्वारा नहीं करता। और ये फेक एनकाउंटर क्या है? आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का एक हिस्सा है। यू कैन नॉट प्रूव दैट इट इज फेक एनकाउंटर एंड इट इज अ रियल एनकाउंटर। पुलिस कैन डू एनीथिंग। हम पुलिसिंग स्टेट को इंक्रीजिंग कर रहे हैं और कोर्ट्स क्या है? जस्ट मूव अप, दे मेकिंग अ पार्ट ऑफ अ मॉकरी। वो फाइनली पीआईएल के बाद वो केस में ये पाया गया कि यस, द पुलिस डिपार्टमेंट हैज बीन डन अ फेक एनकाउंटर एंड दे मस्ट बी पनिश्ड बाय दिस आफ्टर द सस्पेंशन। यानी हम कहीं ना कहीं पुलिसिंग स्टेट की ओर एक ना मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। सेकंड चीज मैं जिस पे बात करना चाहूंगा, आप सभी लोग इस चीज से रूबरू होंगे, एआई एआई एआई। वी नो वेरी वेल, वेरी ट्रेंडी एंड वेरी हाई फ्रेंसिंग नेम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इंडिया में कोई भी कानून बताओ जो एआई से जुड़ी हुई क्रिमिनलिटी को ऑफेंस करता हो। क्या एआई से जुड़ा हुआ कोई भी कानून अभी हमारे पास है? आपने एक एआई में ट्रेंड सुना होगा, डीप फेस। आप लोगों में से शायद कई लोग डीप फेस से वाकिफ भी नहीं होंगे, मैं इस पे 2 शब्द कहूंगा। डीप फेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है एआई की कि अगर मैं बैठा हूं और मुझे बैठते हुए मैं किसी से कोई बात कर रहा हूं और मेरे फेस को कन्वर्ट करके किसी और का फेस लगाना हो, आप पहचान नहीं पाएंगे बिना फॉरेंसिक प्रोसीड्यूर के कि वो रियल है या फिर फेक वीडियो है। ये ऐसी कई सारी चीजें हैं। क्या ये क्रिमिनलिटी नहीं है? क्या ये क्रिमिनलिटी का पार्ट नहीं है? क्या डिजिटल अरेस्ट क्रिमिनलिटी का पार्ट नहीं है? बट आप उठा के देखिए, हमने वही घिसे पिटे पुराने ट्रेडिशनल वे में जितनी भी हमारे पास पुरानी आईपीसी थी, उन्हीं चीजों को पार्ट बनाकर हमने आगे कंटिन्यू किया। मैं दूसरा इस पे एक और कंटिन्यू करना चाहूंगा। आप सभी ने एक मुद्दा देखा होगा बिहार इलेक्शन का, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट हूं तो करंट के मुद्दे जोड़ना मेरा सबसे बड़ा वास्ता है। हम लोगों ने बिहार इलेक्शन में जीता देखा। बिहार इलेक्शन में एक बहुत बहुचर्चित नाम हुआ, वहां के एक लोकल एमएलए अनंत सिंह। आप लोगों ने देखा, सिर्फ अनंत सिंह नहीं, वहां पर मैंने सर्वे किया, मैंने खुद रिसर्च किया गूगल द्वारा, तो उसमें पाया गया अराउंड 63% ऑफ कैंडिडेट्स हैव सम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। कैन यू इमेजिन? दिस इज अ डेमोक्रेसी दैट द 63% पीपल हु इज कैंडिडेट इन द इलेक्शन, they have criminal background and not just one, they have more than one criminal record. Even that if I am talking about Anand Singh, he have around 63 criminal records. So what the mean of that? अगर criminal proceedings इतनी मजबूत होती तो ऐसे लोग इलेक्शन में क्या कंटेस्ट कर पाते? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। हमारी criminal proceedings किसको ज्यादा सजा दे रही है? उनको जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं। बाकी और लोग तो क्या है, बेल बॉन्ड पे, जेल बॉन्ड पे तुरंत रिहा हो जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक कड़वा सच है और इसको हमें मानना पड़ेगा। अगर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इतनी अच्छी होती तो आज इंडिया फॉल्स रजिस्टर्ड केसेस में टॉप 3 की रैंकिंग पर रैंक नहीं कर रहा होता।